पैंक्रियाज किस में है? सुनो सही, कुछ किताब में है या इसमें है? आंसर तो गोल ब्लैडर ही होगा ना। हाँ, बोल रखा तो किताबें वाले तो ऐसे है कि राम की वाइफ होती है राधा भी बता देते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, तो राधा थोड़ी मान लेंगे। तो बहुत मिस्टेक है उनमें, आंसर्स में बहुत मिस्टेक है। अरे मैं आपसे कह रहा हूँ, आंसर की में जो किताबों की होती है उनमें बहुत मिस्टेक होती है। ठीक है। अरे मैं आपसे कह रहा हूँ, आप गूगल पे सर्च करने की बात कर रहे हो। आपने पढ़ा है कोलिसिस्टोकाइनिन कहाँ वर्क करता है? गाल ब्लैडर पे वर्क करता है। मैं आपसे कह रहा हूँ, ऐसी ऐसी मिस्टेक किताबों में रहती है। उसका रीजन है वो टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। ठीक है। हम भी आपको OMR वो बुकलेट मिलती है, कभी कभी उसमें भी मिस्टेक हो जाती है। तो हमें तो अपने कॉन्सेप्ट पे रहना है ना। मैंने आपसे क्या कहा कि राम की वाइफ होती है, कहीं राधा लिख दिया तो हम थोड़ी सोचेंगे राधा होती है। वो गलती है, बोलो प्रिंटिंग मिस्टेक है। सीता होती है, हमें पता है, तो सीता ही मानेंगे ना। आप समझे समझे बोलो। पॉलीसिस्टोकाइनिन नाम से पता चल रहा किस पे काम कर रहा है, गाल ब्लैडर। पेंक्रियाज से कोई लेना देना ही नहीं है। पेंक्रियाज पे काम करने वाला हार्मोन, पेंक्रियाज की डक्ट, बोलो सब कुछ अलग है। आप समझ लो ना। ठीक है। क्योंकि गाल ब्लैडर में होता है बाइल जूस स्टोर, बाइल जूस का सिंथेसिस करता है लीवर। पेंक्रियाज का तो कोई लेना देना ही नहीं है। अरे समझे समझे बोलो। बाइल जूस का सिंथेसिस और सिक्रेशन कौन करता है? लीवर करता है। बाइल जूस स्टोर कहाँ रहता है थोड़ी मात्रा में? गाल ब्लैडर। तो आप सोचो कि लीवर और पेंक्रियाज में, लीवर और गाल ब्लैडर में फिर भी सोचो तो कोई दिक्कत नहीं। पेंक्रियाज का तो कोई लेना देना ही नहीं है। तो इसका मतलब ये तो वही बात हो गई जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया। हाँ, तो मैंने कहा ना, मैं कार चला रहा था। ठीक है, इसलिए मैं आपको रात को इसका आंसर भेज दूंगा। ठीक है। ओके, इधर ध्यान दो। हम क्या पढ़ रहे थे बोलो? सर्कुलेट। अच्छा, रही बात, आपको इधर ध्यान दो, कोरी साइकिल। अभी मस्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे, पूरी कोरी साइकिल पढ़ाऊंगा मैं आपको। हाँ समझो ना, पूरी कोरी साइकिल पढ़ाऊंगा कि कोरी साइकिल कब होती है, कैसे होती है, कहाँ होती है। हाँ समझो ना, आंसर तो मैं दे दूंगा। बट कोरी साइकिल हम कहाँ पढ़ते हैं? जब हम मसल पढ़ते हैं। हम ज्यादा मस्कुलर को काम में ले लेते हैं तो हमारा लैक्टिक एसिड डिपोजिट हो जाता है। लैक्टिक एसिड वापस डिजोल्व होता है किससे? जब हम रेस्ट करते हैं। वो जो साइकिल चलती है उसको क्या कहते हैं? कोरी साइकिल कहते हैं। हाँ समझ में आए? तो अब कोरी साइकिल कैसे चलती है, जो अगला सिस्टम आएगा उसमें पूरा मैं आपको बताऊंगा। हाँ समझो ना। ओके, तो यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम में हम पढ़ रहे थे ब्लड क्लोटिंग मैकेनिज्म। ठीक है, ब्लड क्लोटिंग मैकेनिज्म। तो पहले तो पता होना चाहिए मैकफर्लिन। कौन सा साइंटिस्ट बोलो? मैकफर्लिन। ठीक है, वैज्ञानिक ने एंजाइम कैस्केडे थ्योरी, कैस्केडे थ्योरी, ठीक है, दी। और बताया कि ब्लड क्लोटिंग, ब्लड क्लोटिंग मैकेनिज्म निम्न 3 स्टेप, ठीक है, में होती है। बोलो क्या बताया? सबसे पहले आपको पूछा ब्लड क्लोटिंग मैकेनिज्म किसने दी है? मैकफर्लिन ने। कौन सी थ्योरी दी? बोलो एंजाइम कैस्केड थ्योरी। और उसमें बताया कि ब्लड क्लोटिंग की मैकेनिज्म कितनी स्टेप में होती? 3 स्टेप। अब वो 3 स्टेप समझना। स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट क्या? क्या ब्लड क्लोटिंग अपने आप ही हो जाएगा कि कभी चोट लगेगी तो होगा? बोलो चोट लगेगी। तो इसका मतलब सबसे पहले क्या होगा कि जो भी हमारा इंजर्ड टिश्यू होगा, आप कहोगे सर इंजर्ड टिश्यू वर्ड क्यों बोला? क्योंकि हमारी पूरी बॉडी किससे मिलकर बनी है? टिश्यू से। बोलो आपके यहाँ भी इरोजन आया तो भी क्या है? टिश्यू है। बोलो बॉडी में कहीं भी बोलो इरोजन आएगा, इंजर्ड होगा तो क्या होगा? टिश्यू होगा। तो जब भी इंजर्ड टिश्यू होगा, ठीक है, तो आपका जो इंजर्ड टिश्यू होता है वो एक केमिकल सीक्रेट करता है जिसको बोलते हैं एक्सो
थ्रोम्बो, ठीक है, प्लास्टिन। क्या बोला मैंने? एक्सो थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। एट द टाइम जो हमारी प्लेटलेट्स होती है, ठीक है, प्लेटलेट्स भी एक केमिकल उसी समय सीक्रेट करती है जिसका नाम है एंडो थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। आपको इसका रोल समझ में आएगा कि हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग अपन ने बोला था। तो ये दोनों का मिलन तभी होगा जब आपका क्या होगा? इंजरी होगी। तो प्लेटलेट तो ये केमिकल सीक्रेट करती है, बट ये वाला तो तभी सीक्रेट होगा इंजर्ड टिश्यू से जब क्या होगी? कहीं पर चोट लगेगी। क्लियर? तो जब ये दोनों मिलते हैं, कौन सा? एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन और एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन, उसी समय ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं? मैंने कहा मैंने कहा थ्रोम्बिनेज एंजाइम को क्या करते हैं? एक्टिव करते हैं। क्या होता है? प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम एक्टिव होता है। इसी को बोलते हैं, बोलो, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम। ओके, सीधी सी बात है, ये एंजाइम एक्टिव होगा कब? तब ये दोनों मिलेंगे। ये दोनों मिलेंगे कब? जब कहीं पर चोट लगेगी, ठीक है। इंजर्ड टिश्यू को मैं क्या कह सकता हूं? चोट, ठीक है। ओके, अब जैसे ही ये एंजाइम एक्टिव होगा, ये क्या करेगा? बोलो, प्रोथ्रोम्बिन, जो कि क्या होता है? इनएक्टिव, बनता कहाँ है? लीवर में, ठीक है। सिंथेसिस इन लीवर विद प्रेजेंस ऑफ विटामिन के, ठीक है। समझ गए? बोलो, ये प्रोथ्रोम्बिन जो है इनएक्टिव होता है, लेकिन ये थ्रोम्बोकाइनेज या प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम, ये थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम जो एक्टिव हुआ है, वो इसको थ्रोम्बिन में बदलेगा। किस में बदलेगा? थ्रोम्बिन में बदलेगा, ठीक है। सब जगह क्या चाहिए? बोलो, कैल्शियम +2। अब आप मेरी बात को समझना, ये जो थ्रोम्बिन होता है ये कैटलिस्ट का काम करता है। किसका काम करता है? कैटलिस्ट का। एक्चुअली क्या होता है, हमारे ब्लड में ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, लेकिन ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर इनएक्टिव होते हैं। मतलब जब थ्रोम्बिन बनेगा तो थ्रोम्बिन किसका काम करेगा? कैटलिस्ट का। और वो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को क्या करेगा? एक्टिव करेगा। और एक्टिव करते ही वो इधर थ्रोम्बिन बना जिसने कैटलिस्ट का काम किया, और वो क्या करेगा? बोलो, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को एक्टिव कर देगा। और ये थ्रोम्बिन जो है वो फाइब्रिनोजन, ठीक है, जो कि इनएक्टिव होता है, वो थ्रोम्बिन की प्रेजेंस में ही किस में बदलता है? फाइब्रिन में बदलता है। और जैसे ही फाइब्रिन बना नहीं, तो फाइब्रिन ही अपने आप में क्या होता है? बोलो, ब्लड क्लॉट होता है, ठीक है। ब्लड क्लॉट होता है, वो कौन होता है? बोलो, फाइब्रिन, ठीक है। अब आप उल्टा चलो कि फाइब्रिनोजन तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है, फाइब्रिनोजन ब्लड प्रोटीन है, मतलब ये हमेशा होगा। क्या ये फाइब्रिन में बदलेगा? क्या नहीं, ये तभी बदलता है जब किसकी प्रेजेंस होती है? थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन बनता कब है? जब थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम एक्टिव होता है। थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम एक्टिव होता कब है? जब इन दोनों का मिलन होता है। इन दोनों का मिलन होगा कब? जब चोट लगेगी। बात समझ में आए? बोलो, तो ये मैकेनिज्म किसने बताई है? मैकफर्ली ने एंजाइम कैस्केड थ्योरी में बताई। और ब्लड क्लॉटिंग की मैकेनिज्म कितने स्टेप में होती? 3 स्टेप में। ये 3 स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, और अक्सर इनका ऑर्डर भी पूछा जाता है। ऑर्डर पूछने का तरीका क्या है? आपको ए दे दिया प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन, बी दे दिया बोलो एक्टिव ऑफ प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम, बोलो सी दे दिया फाइब्रिनोजन फाइब्रिन, और बताओ ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म का सही क्रम क्या है? ए बी सी बी ए, ऐसा पूछा जाता है। ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म की सेकंड स्टेप क्या होती है? फर्स्ट स्टेप क्या होती है? थर्ड स्टेप क्या होती है? ये स्टेप फिक्स है, क्योंकि ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा। बात समझ में आए? बोलो, ओके। तो फाइब्रिनोजन प्रोथ्रोम्बिन तो वैसे ही रहते हैं ब्लड में, बोलो ब्लड प्रोटीन भी है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर भी है, लेकिन ये एक्टिव है कि इनएक्टिव है? बोलो, इनएक्टिव है। बोलो, एक्टिव है कि इनएक्टिव है? बोलो, इनएक्टिव है। तो मेरे कहने का मतलब है, इसको एक्टिव करेगा थ्रोम्बोकाइनेज और इसको एक्टिव करेगा थ्रोम्बिन। क्लियर? और थ्रोम्बिन हमेशा एक कैटलिस्ट का काम करता है, जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर इनएक्टिव होते हैं उन्हें एक्टिव में बदलने का काम करता है। मतलब जनरली जब ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है तो हमारे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं,
और थ्रोम्बिन एक कैटलिस्ट का काम करता है जो उनको क्या करता है, एक्टिव में बदलता है। ठीक है, तो ये तीनों स्टेप बताइए। यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ आपको, स्पेशल नोट। ठीक है, नंबर बार वापस बताऊं, ठीक है, एकदम सिंपल। देखो मैंने कहा हमने कल पढ़ा ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, कितने ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं बोलो, 13। ठीक है, कौन से होते हैं उनकी सीक्वेंस मैंने आपको बताई थी। थोड़ा सा आपको एफर्ट्स लगाना था कि जब चीज सिखाई जाती है तब प्रैक्टिस करने की बहुत जरूरत होती है। मैंने जो तरीका बताया उससे अगर आपका दिमाग में फिट कर लिया, बोलो थोड़ा पे बोलो, मैंने आपसे कहा था कि फटे पुराने बोलो टाटा के कपड़े पहनकर अपनी प्यारी आंटी कैटरीना के सिर पे हाथ फेरे। क्लियर, मतलब आपको याद करने की जरूरत नहीं, आपका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन राइट हो जाए। ठीक है, और फिर मैंने आपसे कहा ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म, तो ये मैकेनिज्म किसने दी है, डायरेक्ट मैकेनिज्म नहीं बताई, पहले मैंने बताया मैकफर्लिन ने। मैकफर्लिन कोई हीरोइन नहीं है, मैकफर्लिन साइंटिस्ट। क्लियर, उसने जो थ्योरी दी है उसका नाम क्या है, एंजाइम कैस्केड थ्योरी। और इस थ्योरी में क्या बताया, ब्लड क्लॉटिंग की मैकेनिज्म कितनी स्टेप में होती है, 3 स्टेप में। अगर 3 स्टेप बोला तो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 पता होना चाहिए। तो मैंने आपसे कहा कि बोलो ब्लड क्लॉटिंग होगा कैसे, बोलो जब कभी चोट लगेगी। क्या होगी बोलो, चोट लगेगी। तो चोट लगेगी तो हमारी बॉडी में कभी भी चोट लगती है तो इंजर्ड क्या होता है, टिश्यू ही होता है, क्योंकि पूरी बॉडी बनी किससे है, टिश्यू से है। क्लियर, तो मैंने सबसे पहले क्या लिखा, इंजर्ड टिश्यू। इंजर्ड टिश्यू मतलब कहीं ना कहीं चोट लगेगी, खून निकलेगा तभी क्लॉट बनेगा, बोलो। क्लियर, तो जो इंजर्ड टिश्यू होता है वो किस केमिकल को सीक्रेट करता है, एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, बोलो एट द टाइम प्लेटलेट किसको सीक्रेट करती है, एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन। ये दोनों केमिकल जब साथ मिलते हैं तभी एक एंजाइम एक्टिव होता है जिसका नाम है प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम। बोलो एक्टिव, या इसी का दूसरा नाम है थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम। कभी ये नाम लिखा हुआ था, कभी एक की बात है। क्लियर, ये कौन है बोलो, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम। और मैंने कहा ये एंजाइम जब एक्टिव होगा, क्लियर, तभी ये क्या करता है, इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलता है। मतलब प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव होता है, प्रोथ्रोम्बिन बनता कहाँ है, तो मैंने लिख दिया सिंथेसिस इन लीवर विद प्रेजेंस ऑफ विटामिन के। ये क्यों लिखना पड़ा, क्योंकि हमें ब्लड क्लॉटिंग के अंदर विटामिन के का रोल भी पता होना चाहिए, क्योंकि विटामिन के की डेफिशिएंसी से ब्लड क्लॉटिंग डिले हो जाता है। डिले क्यों हो जाता है समझ में आया, अगर ये कम बनेगा, धीरे बनेगा, तो सेकंड स्टेप स्लो होगी, सेकंड स्टेप स्लो होगी तो अल्टीमेटली थर्ड स्टेप और बोलो एंड डिजर क्लॉटिंग होने में टाइम ज्यादा लगेगा। आ समझ में, वापस समझो क्या बोल रहा हूं, इसका रोल क्या है, ये एग्जेस इस मैकेनिज्म में कहीं काम नहीं आता है, लेकिन इसका रॉ मटेरियल बनाने के अंदर इसका रोल है। तो अगर इसकी डेफिशिएंसी हुई तो आपका बोलो प्रोथ्रोम्बिन क्या होगा, कम बनेगा, स्लो बनेगा, स्लो बनेगा, सेकंड स्टेप क्या हो जाएगी बोलो, स्लो हो जाएगी, सेकंड स्टेप स्लो हो जाएगी, मतलब ब्लड क्लॉटिंग की मैकेनिज्म भी क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। ठीक है, इसलिए इसका रोल बताया मैंने आपको, सिंथेसिस इन लीवर विथ प्रेजेंस ऑफ विटामिन के। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं बोलो, प्रोथ्रोम्बिन की। ओके, अब प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में किसकी प्रेजेंस में बदलता है, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम। अगर ये एंजाइम एक्टिव होगा तो ही बदलेगा, और ये एंजाइम एक्टिव तभी होगा जब ये दोनों केमिकल मिलेंगे, और ये दोनों केमिकल तभी मिलेंगे जब क्या होगी, कभी इंजरी होगी। अब ये थ्रोम्बिन जो है, थ्रोम्बिन किसका काम करता है, एज ए कैटलिस्ट का काम करता है। बोलो कैटलिस्ट का मतलब समझते हो, उत्प्रेरक का। ये क्या करेगा, जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर इनएक्टिव है उनको एक्टिव करेगा। क्लियर, और दूसरा काम क्या करेगा, यहाँ पर फाइब्रिनोजन जो इनएक्टिव है उसको किस में बदलेगा, फाइब्रिन में बदलेगा। और फाइब्रिन अपने आप में क्या होता है बोलो, ब्लड क्लॉट होता है। फाइब्रिन अपने आप में क्या होता है, ब्लड क्लॉट होता है। हाँ समझ में, तो मेरे कहने का मतलब उल्टा चले कि फाइब्रिन तभी बनेगा जब थ्रोम्बिन होगा, थ्रोम्बिन तभी बनेगा जब थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम एक्टिव होगा, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम तभी एक्टिव होगा जब दोनों केमिकल मिलेंगे, दोनों केमिकल तभी मिलेंगे जब इंजरी टिश्यू की होगी। आज समझ में आए बोलो। ओके, तो ये किसने बताया बोलो, मैकफर्लिन ने। उसके बाद क्या बता रहा हूं यहां पर, जनरली ब्लड क्लॉटिंग बोलो क्लॉटिंग फैक्टर, ठीक है, इनएक्टिव इनएक्टिव ठीक है होते हैं। ओके, दूसरी बात क्या बता रहा हूं, थ्रोम्बिन कैटलिस्ट, ठीक है, का कैटलिस्ट मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक, ठीक है, का रोल प्ले करता है, अर्थात इट मींस थ्रोम्बिन, ठीक है, थ्रोम्बिन, ठीक है, ब्लड
थ्रोम्बिन, मैंने कहा एट द टाइम ऑफ ब्लड क्लोटिंग, ठीक है, एट द टाइम ऑफ ब्लड क्लोटिंग फैक्टर को एक्टिव करता है, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर, ठीक है, को क्या करता है, एक्टिव करता है। पहले बताओ ये लाइन समझ में आई, बोलो, बात समझ में? ब्लड क्लोटिंग में कोई घंटों थोड़ी लगते हैं। और बोलो सीटी बीटी समझते हो, बोलो सीटी मतलब ब्लीडिंग टाइम, बीटी मतलब सीटी मतलब क्लोटिंग टाइम, बीटी मतलब ब्लीडिंग टाइम। मतलब जब किसी को मैं यहाँ पर कट लगाऊं तो खून कितनी देर में आएगा, वो है ब्लीडिंग टाइम, और खून आ जाए तो कितनी देर में बंद हो जाएगा, वो है सीटी टाइम। और ये दोनों बोलो किसी भी पर्सन का सही होने जरूरी है यार, अगर स्पेशली जब वो सर्जरी कराना चाहता है तो ये दोनों का बोलो टेस्ट पहले कराया जाता है, सीटी और बीटी, क्लियर? क्योंकि सीटी और बीटी दोनों है। आपका सपोज दैट खून लेना है, पता चला कट कर रहे खून ही निकल रहा है। आज से बहुत सारों का ऐसा होता है, जब उनका डायबिटीज या कुछ भी टेस्ट करते हैं तो बहुत सारों का खून ही नहीं निकलता है, यूं 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 करके थोड़ा खून निकालना पड़ता है, और कुछ के तो पिक करते ही बोलो खून निकल। बात समझ में? मेरी बात समझे समझे बोलो। और सीटी मतलब समझ गए कि किसी का तो खून जल्दी से बंद हो जाता है, बोलो थोड़ा सा दबाते हैं, और किसी का बहुत देर बाद होता है, ठीक है? तो ये है बात, समझ रहे हो ना? क्या है समझ में, बोलो, वेरी सिंपल। गुड़िया, ठीक है? ये पता चल रहा है आपको?
मतलब ब्लड क्लोटिंग फैक्टर कब एक्टिव होते हैं? एट द टाइम ऑफ ब्लड क्लोटिंग, एट द टाइम ऑफ ब्लड क्लोटिंग, ठीक है। एकदम सिंपल तरीके से ध्यान रख सकते हैं दोनों तीनों स्टेप को, बात समझ ना, ठीक है। यहाँ पर कोई ट्रिक की जरूरत नहीं, समझने वाली चीज, ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा। जो ट्रिक की जरूरत थी वो थी 13 ब्लड क्लोटिंग फैक्टर की सीक्वेंस याद कराना, ठीक है। उसका तो मैंने सीक्वेंस याद करा है, और इसकी तो आपको समझने वाली चीज है कि ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो okay। किसका बनना ब्लड क्लोटिंग है? फाइब्रिन का। किसका बनना ब्लड क्लोटिंग है? फाइब्रिन का, ठीक है। इसलिए लास्ट स्टेप हमेशा क्या होगी? फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में बदलेगा। देखो ध्यान रखना आसान है, बोलो ब्लड क्लोटिंग है, क्लोट है क्या? फाइब्रिन। इसका मतलब थर्ड स्टेप क्या होगी? फाइब्रिनोजन फाइब्रिन। क्लियर? आज समझे समझे बोलो ओके। ओके, तो हम ब्लड क्लोटिंग मैकेनिज्म देख, ठीक है। अब हमारा टॉपिक है ब्लड बॉडी फ्लूइड और सर्कुलेशन। तो हमने बॉडी फ्लूइड में एक प्लाज्मा का भी स्टडी करना पड़ता है, ठीक है। तो प्लाज्मा क्या? लिम्फ के बारे में। किस बारे में? लिम्फ के बारे में, ठीक है। अब वापस ध्यान दो, मैंने कहा पहले बता रहा हूँ लिम्फ के, ठीक है। तो लिम्फ के बारे में सारी बातें सुनो। सबसे पहले लिम्फ क्या होता है? लिम्फ इज ए मिडल मैन बिटवीन टिश्यू फ्लूइड और ब्लड, ठीक है। बोलो, मैंने कहा यह टिश्यू फ्लूइड, ठीक है। टिश्यू फ्लूइड मतलब उत्तक द्रव, ठीक है, तथा ब्लड के मध्य मिडल मैन, ठीक है, मिडल मैन बोलो होता है, ठीक है। दूसरी बात, ब्लड के बारे में हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो लिम्फ और ब्लड में बेसिक डिफरेंस क्या है? एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है कि लिम्फ में बोलो ब्लड की तुलना में क्या नहीं होता, क्या होता है। तो मैं क्या बता रहा हूं, लिम्फ में आरबीसी एंड प्लेटलेट्स कंप्लीटली एब्सेंट, ठीक है, होती है। एक चीज समझ में आई, लिम्फ में क्या नहीं होगा बोलो? आरबीसी नहीं होगी, प्लेटलेट्स नहीं होगी। फिर क्या लिख रहा हूं, लिम्फ में डब्ल्यूबीसी आर डब्ल्यूबीसी बोलो ब्लड से ज्यादा होती है, बोलो ज्यादा होती है। क्योंकि हमें ये तो पता है
लिम्फेटिक सिस्टम का मतलब ही है बोलो हमारे प्रोटेक्टिव, बोलो जो कि माइक्रोब्स उनके अगेंस्ट काम करता है। तो इसका मतलब इसमें डब्ल्यूबीसी की संख्या क्या होगी बोलो, ब्लड से ज्यादा होती है। ठीक है, फिर क्या बता रहा हूँ, लिम्फ में ब्लड प्रोटीन, ठीक है, ब्लड प्रोटीन बोलो एब्सेंट होते हैं। ठीक है, एब्सेंट होते हैं। बाकी सब चीजें सेम होगी क्योंकि ये तो मिडल मैन है ना। बोलो बात किसके मिडल मैन है बोलो, ये है टिश्यू फ्लूइड, ये है ब्लड, उनके बीच का क्या है, मिडल मैन है। तो इसमें क्या नहीं होता और क्या होता है वो पता होना चाहिए। बोलो मैंने कहा इसमें ब्लड प्रोटीन एब्सेंट होता है। और क्या बता रहा हूँ, लिम्फ में न्यूट्रेटिव न्यूट्रेटिव सब्सटेंस, ठीक है, सब्सटेंस बोलो दही के बराबर होते हैं, जबकि ब्लड के अंदर तो क्या होता है, न्यूट्रेटिव सब्सटेंस सारे होते हैं। बोलो क्लियर, ओके। तो ये मैंने आपको बताया। अब अगर हमें ध्यान रखना है तो मैं एक फॉर्मूला बना रहा हूँ, क्लियर। ऐसा फॉर्मूला होता नहीं है याद रखने के लिए कि आपको इतना सा पता हो, लिम्फ इज इक्वल टू ब्लड माइनस, ठीक है, आरबीसी प्लस प्लेटलेट्स प्लस मैंने कहा ब्लड प्रोटीन, ठीक है, प्लस न्यूट्रेटिव सब्सटेंस। पहले बताओ, ये जो मैंने लिखा ये हमारे केवल याद रखने के लिए, बाकी ऐसा कोई फॉर्मूला होता नहीं है। हमने क्यों बनाया समझ में आया, ताकि हमें बोलो लिम्फ का कभी क्वेश्चन आए कि लिम्फ में क्या नहीं होता है बोलो, तो हमें पता होना चाहिए कि आरबीसी, प्लेटलेट्स, ब्लड प्रोटीन और न्यूट्रेटिव सब्सटेंस नहीं होते। क्लियर। अच्छा, अब जब मैंने बोल दिया कि लिम्फेटिक सिस्टम होता है तो इसका मतलब हुआ जिस तरह से ब्लड की जगह लिम्फ बताया तो लिम्फ कैपिलरीज भी होगी, लिम्फ वेसल्स भी होगी, लिम्फोइड ऑर्गन भी होगा, सारी चीजें होगी। तो नेक्स्ट क्या बता रहा हूं मैं, बोलो लिम्फ कैपिलरीज, ठीक है, बोलो लिम्फ कैपिलरीज मतलब लिम्फ, बोलो लिम्फ के सी काइंड, ठीक है। अब लिम्फ कैपिलरीज हम एक पढ़ते हैं ब्लड कैपिलरीज, क्या डिफरेंस है। तो लिम्फ कैपिलरीज का एक एंड क्लोज होता है, एक एंड ओपन होता है, जबकि ब्लड कैपिलरीज के दोनों एंड ओपन होते हैं। बात समझ में। सबसे बेसिक चीज आपको पता चली कि मैंने कहा बोलो लिम्फ कैपिलरीज, ठीक है, कैपिलरीज का एक एंड, मैंने कहा एक एंड बोलो क्लोज तथा एक एंड, ठीक है, ओपन होता है, जबकि ब्लड कैपिलरी, ठीक है, बोलो ब्लड हर जगह हम किसका कंपेयर कर रहे हैं बोलो, ब्लड कैपिलरीज, बोलो ब्लड सेल्स ऐसे, ठीक है, ब्लड कैपिलरी का के दोनों एंड्स बोलो क्या होते हैं, ओपन होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है, हमारी बॉडी में कुछ जगह ऐसी है जहां लिम्फ कैपिलरीज होती ही नहीं है। यार बोलो ब्लड कैपिलरीज तो सब जगह नेटवर्क है, लिम्फ कैपिलरीज नहीं होती है। तो मैं क्या बता रहा हूं यहाँ पर, बोलो हमारी बॉडी क्लियर में निम्न, ठीक है, स्थानों पर लिम्फ कैपिलरीज, ठीक है, लिम्फ कैपिलरीज बोलो एब्सेंट, ठीक है, एब्सेंट होती है। तो वो कौन कौन सी जगह है, देखो नंबर 1 पहला मैंने किया एपिडर्मिस में कोई लिम्फ कैपिलरीज नहीं होती। दूसरा, जब मैंने एपिडर्मिस लिखा तो इसके डेरिवेटिव भी आएंगे। इसके डेरिवेटिव कौन है, आपको अक्सर एक हेयर है और एक नेल्स है। बात समझे बोलो, कहना तो जानते हैं एपिडर्मिस के डेरिवेटिव कौन होते हैं बोलो, आपसे मेरे को नेल्स और हेयर होते हैं। क्लियर। और देखो मैं कहाँ पर लिम्फ कैपिलरीज नहीं होती है, तो मैंने कहा ब्रेन में नहीं होती है और स्प्लीन में भी नहीं होती है, बोलो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर। बोलो स्पाइनल, मैंने कहा यहाँ पर बोलो ब्रेन यानी मस्तिष्क एंड स्पाइनल कॉर्ड, ओके ठीक है। और मैंने कहा नहीं होती, बोन एंड कार्टिलेज, क्लियर। और कहा नहीं होती है, कॉर्निया ऑफ आई। बात समझ में। ये ऐसी जगह है जहां पर लिम्फ कैपिलरीज नहीं होती। क्लियर। अब क्या बता रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, स्पेशल नोट जो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हमारी जो इंटेस्टाइन होती उसकी जो माइक्रोविलाई होती
उसके अंदर लिम्फ कैपिलरीज का जो नेटवर्क होता है उसको लैक्टियल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लैक्टियल, जो कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के बोलो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। याद करो जब डाइजेस्टिव पढ़ाया था तो वहां पर मैंने लैक्टियल्स बनाया था और वहां मैंने लिखा था नेटवर्क ऑफ ब्लड लिम्फ कैपिलरीज। क्या लिखा था? नेटवर्क ऑफ लिम्फ कैपिलरीज। बात समझ में आए बोलो? तो यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, टेस्टाइन, ठीक है, टेस्टाइन की माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई, ओके, माइक्रोविलाई में लिम्फ कैपिलरीज, ठीक है, लिम्फ मैंने कहा कैपिलरीज के नेटवर्क, ठीक है, बोलो नेटवर्क, नेटवर्क जाल, ठीक है, नेटवर्क को क्या कहते हैं बोलो? लैक्टियल्स। क्या कहते हैं बोलो? यहाँ पर मैंने कहा लैक्टियल्स, ठीक है, बोलो लैक्टियल्स, ठीक है, बोलो लैक्टियल्स, बोलो क्या कहते हैं? मैंने कहा यहाँ पर लैक्टियल्स, ठीक है, बोलो कहते हैं, ओके, कहते हैं। और इसका वर्क क्या होता है बोलो? हेल्प, ठीक है, बोलो इन एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैटी एसिड, ठीक है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ठीक है, ग्लिसरॉल फ्रॉम इंटेस्टाइन, ठीक है, फ्रॉम मैंने कहा आपको यहाँ पर बोलो इंटेस्टाइन। पहले बताओ ये वाली लाइन समझ में आए बोलो? ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है कि वो कौन सी स्ट्रक्चर इंटेस्टाइन में जो फैटी एसिड या ग्लिसरॉल या फैट के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है? लैक्टियल्स। और लैक्टियल्स होती क्या है बोलो? नेटवर्क ऑफ लिम्फ कैपिलरी। बात समझ में आए? तो मैंने लिम्फ बताया, लिम्फ कैपिलरी ये नोट करोगे। फिर हम बात करेंगे लिम्फ वेसल्स के बारे में, फिर हम बात करेंगे लिम्फोइड ऑर्गन के बारे में, फिर हम बात करेंगे लिम्फ नोड, जो पेयर पैचेस याद कर रहे थे ना अभी, बोलो टॉन्सिल एंड, वो एग्जांपल ऑफ लिम्फ नोड है। क्या है? एग्जांपल लिम्फ नोड है, ओके। डेंगू तो प्लेटलेट काउंट को डाउन करता है। अभी कोविड में भी देखा था आपने, बोला का मतलब हुआ तो वायरल डिजीज। क्या है? डेंगू से वायरल डिजीज। कोविड क्या था? वायरल डिजीज। वो जन प्लेटलेट, ठीक है, सप्लीमेंट लेना पड़ता है। तो आपने देखा थी बात, ठीक है, वो तो माइक्रोब्स हमारी बॉडी में जाकर कोई किसी ऑर्गन को खराब करता है, कोई बोलो ब्लड सेल्स को अफेक्ट करता है। सब में प्लेटलेट्स का नहीं होगा, इसलिए डेंगू में था। अलग अलग वायरस का अलग अलग रोल रहता है ना। आज जैसे हेपेटाइटिस वाला वायरस है, वो तो लीवर से मतलब हो जाके लीवर को डैमेज करता है। अलग अलग जो होते हैं ना, अलग अलग होते हैं, ठीक है, हाँ समझ ना। जैसे एड्स वाला वायरस है, वो तो इम्यून सिस्टम को डैमेज करता है। अलग वायरस का अलग रोल रहता है। डेंगू वाला क्या करता है? प्लेटलेट्स को अटैक, तो उसमें प्लेटलेट्स काउंट डाउन होती है बस। मप्स वायरस है, पैरोटिड ग्लैंड को अटैक करता है। तो आप समझ गए, अलग अलग वायरस बोलो हमारी बॉडी, बोलो अलग अलग जगह, ठीक है। आपको 1 लाख से 5 लाख, ओके, नॉर्मल रेंज सबकी याद होनी चाहिए।
ठीक है, मैंने आपको सारे फैक्ट्स लिखाए थे बोलो। और ये क्या नोट बोलो, लिम्फ में क्वेश्चन ही यही आता है एग्जाम में, लिम्फ में या लिम्फ सत्य है, आरबीसी ज्यादा होती है से कम होती है, डब्ल्यू ज्यादा होती है, बोलो उपयोग सभी एक ही। अब बात समझो ना, ब्लड प्रोटीन आरबीसी नहीं होती, डब्ल्यू से ज्यादा होती है, बोलो ऑल, यहाँ पर ऑल सभी से, ठीक है। के लिए मैंने कहा ब्लड में तो हम सब कुछ पढ़ते हैं, हिम में हमें अलग क्या चीज पता होनी चाहिए, तो ये 5 पॉइंट लिखा है और मैंने एक फॉर्मूला बना दिया जिससे आप रिवाइज कर सकते हो और ब्लड बेसिक क्या डिफरेंस, ठीक है, ताकि ऐसा फॉर्मूला होता नहीं है तो अपन ने याद करने के लिए आया है, ठीक है। हाँ, ओके, कहानी बताओ मैं बोलो, यहाँ तक समझ में आया बोलो, ओके। भाई ठीक से कारण पढ़ा पढ़ा, पेन पढ़ रहे, कोई ऑर्गन पढ़, नोड पढ़े, नोड का मतलब अब एयर पे, ओके। अब पर क्या बता रहा हूँ बोलो, ओके, लिम्फ के लिम्फ वाहिनी। अब आप थोड़ा ध्यान दो, सबसे पहले लिम्फ वेसल्स स्ट्रक्चरली इक्वल टू ब्लड वेन्स, क्या बोल रहा हूँ आज को सब, ब्लड में तो ब्लड वेसल्स में तो वेन आर्टरी होती है, लिम्फ वेसल्स का कुछ नहीं, ब्लड में आपसे
स्ट्रक्चरली इक्वल टू ब्लड वेन गोज इन वॉल्स, जो कपाट पाए होते हैं ब्लड वेन। सबसे पहले तो मैंने कहा यह स्ट्रक्चर में ब्लड वेन, ठीक है, ये इक्वल है गोज, ठीक है, बोलो इनमें भी क्या पाए जाते हैं, बॉल, ठीक है, उपस्थित है। एक बात तो ये। उसके बाद क्या बता रहा हूँ, लिम्फ वेसल्स दो तरह की होती है, बोलो टू टाइप, एक राइट थोरेसिक लिम्फ वेसल, एक लेफ्ट थोरेसिक लिम्फ, ठीक है। यहाँ पर मैंने कहा टाइप्स ऑफ लिम्फ वेसल, ठीक है। लिम्फ वेसल्स दो तरह की होती है, बोलो एक होती है राइट, बोलो थोरेसिक लिम्फ वेसल्स, ठीक है, लिम्फ वेसल्स के, और एक होती, तो मैंने कहा लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट थोरेसिक लिम्फ वेसल्स, ठीक है, वेसल्स के। अब क्या बता रहा हूं यहाँ पर जो राइट थोरेसिक लिम्फ वेसल्स वो हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ से रिलेटेड, मैंने कहा यहाँ पर पहला पॉइंट रिलेटेड टू नेक, राइट आर्म, ठीक है, राइट बोलो बॉडी पार्ट्स, ठीक है, और लेफ्ट थोरेसिक लिम्फ वेसल्स जो, और मैंने कहा रिलेटेड टू नेक, ठीक है, बोलो लेफ्ट आर्म के, एंड लेफ्ट आर्म एंड मैंने कहा तो लेफ्ट, ठीक है, बॉडी पार्ट्स, ठीक है, एंड फोर्थ लेग, हियर फोर्थ लेग, और समझ में आए बोलो, एल फॉर लेफ्ट, एफ फॉर दोनों लेग से सब, ठीक है। क्या बता रहा हूँ, ये क्या होती है स्मॉल, ओके, ये क्या होती है बोलो ला, ओके। उसके बाद ये वाली जो है वो किस में ओपन होती है, राइट सब क्लेवियन वेन, और ये किस में होती है, लेफ्ट सब क्लेवियन वेन में, ठीक है। ओपन इन राइट, मैंने कहा सब क्लेवियन वेन, ठीक है, बोलो सब क्लेवियन वेन, ठीक है। और मैंने कहा ये ओपन ओपन मैंने कहा ओपन, बोलो इन लेफ्ट सब, मैंने कहा सब क्लेवियन वेन, और ये राइट सब क्लेवियन वेन और लेफ्ट सब क्लेवियन वेन लेटर ऑन किस में हो जाती है, आईवीसी। और समझ में आए, आईवीसी मतलब सुपीरियर वेना केव, और समझ में आए बोलो ओके। ये मैंने जो आपको बताया वो क्या बताया, लिम्फ। अब अगर मैं बात करूं एयर लिम्फ के, सबसे पहले तो लिम्फ नोड क्या होता है, एनलार्ज पार्ट ऑफ लिम्फ कैपिलरी, क्या बोल रहा हूँ, एनलार्ज पार्ट ऑफ कैपिलरी, फिर बोलो लिम्फ तो केशिकाओं के फूले हुए सिरों, मैंने कहा यहाँ पर एनलार्ज बोलो पार्ट ऑफ लिम्फ, मैंने कहा लिम्फ कैपिलरी, ठीक है, बोलो बात समझ में है, एनलार्ज बोलो पार्ट ऑफ, बोलो एनलार्ज एंड्स ऑफ, हियर पार्ट एंड्स ऑफ लिम्फ कैपिलरी, मतलब लिम्फ मैंने कहा लिम्फ, ठीक है, लिम्फ कोशिकाओं के हुए सी, ठीक है, तो लिम्फ नोड। एग्जाम्पल ऑफ लिम्फ नोड के एग्जाम्पल क्या है तो आपको पता होना चाहिए, बोलो नेक में होता टॉन्सिल और इंटेस्टाइन, दोनों किसके एग्जाम्पल है, का एक तो बोलो टॉन्सिल, नाम सुना ही है, बोलो पेयर, एक क्या है बोलो, मैंने कहा पेयर, तो पैचेज, ठीक है, बोलो ये किस में होते हैं, बोलो इन इंटेस्टाइन, ठीक है। तो अगर एग्जाम में कभी क्वेश्चन आता है पेयर पैचेज क्या होते हैं, पेयर पैचेज एग्जाम्पल ऑफ पेयर, और जब भी हमें कोई भी इन्फेक्शन होता है तो बोलो लिम्फ नोड्स, बोलो टॉन्सिल है, पेयर पैचेज, बोलो एनलार्जमेंट ज्यादा हो जाए, और समझ ना, सिस्टम टोटली वर्क अगेंस्ट
माइक्रो। क्या बोल रहा हूँ मैं आपको, लिम्फेटिक सिस्टम टोटली वर्क अगेंस्ट माइक्रो। ये आपने देखा होगा, बोलो डॉक्टर स्पेशली बच्चे के जब भी इन्फेक्शन होता है तो ये देखते हैं कि टॉन्सिल की साइज बड़ी हुई है। बोलो बात समझो ना, कि अगर टॉन्सिल साइज बड़ी हुई है तो इसका मतलब है कि बच्चे को कोई इन्फेक्शन। बात समझो ना, तो आपको मेरी बात समझ में आए बोलो ओके। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, लिम्फोइड ऑर्गन हेयर। और लिम्फोइड ऑर्गन, सबसे बड़ा लिम्फोइड ऑर्गन कौन होता है, स्प्लीन। बात समझ, इसका मतलब है लिम्फोइड ऑर्गन का मतलब किस स्टडी करना, स्प्लीन की। स्प्लीन की स्ट्रक्चर के, स्प्लीन के अंदर मैं बोलता हूँ कि स्प्लीन ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, स्प्लीन इज ए ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी। तो कैसे बोलो ग्रेवयार्ड है तो इसमें ऐसी क्या स्ट्रक्चर है जिसके कारण वहां पर कब्रिस्तान इसको कहा जाता है, ऐसी क्या स्ट्रक्चर जहाँ पर इसको ब्लड बैंक कहा जाता है, अभी हम स्ट्रक्चर यार बात समझ में आए, नोट करो। नोट कर लिया था बोलो। पता चल रहा है।
साफ सुथरे लिख। ठीक। ये दिख गया आपको? ये और ये सब एक ही है ना? एकदम साफ चल रहा है। और हाँ, ओके। ये क्या है? समझ के बोलो। ओके, ये भी सिस्टम है ना? तो सिस्टम है तो मेन स्ट्रीम सिस्टम है, उससे तो कनेक्ट करना ही पड़ेगा। बोलो क्लियर? ओके, तो लेटर ऑन तो मिल जाएगा ना? हाँ, बात समझ लो ना। तो मैंने आपको बोला ना, लिम्फ क्या होता है? ब्लड और टिश्यू का मिडल मैन है। मिडल मैन मतलब समझ गए, दोनों को कनेक्ट करने वाला है। ठीक है? ओके, अब हम पेयर पैचेज समझना है। बोलो पेयर पैचेज क्या होते हैं? पेयर पैचेज इज एग्जांपल ऑफ लिम्फ नोड। बोलो इन इंटेस्टाइन। ओके, एंड टॉन्सिल इज एग्जांपल ऑफ लिम्फ नोड इन नेक। और लिम्फ नोड होते क्या है? एनलार्ज पार्ट, एनलार्ज एंड ऑफ लिम्फ कैपिलरी। हियर एनलार्ज एंड ऑफ लिम्फ कैपिलरी। लिम्फ केशिकाओं के फूले हुए सिरे। एग्जाम में यही आता है, लिम्फ नोड का एग्जांपल क्या होता है। हाँ समझ? ओके। ओके, बात समझ में आए? बोलो क्या बता रहा हूँ। लिम्फोइड ऑर्गन। अब वापस 10 मिनट ध्यान देना। फिर पीछे क्या बोल रहे हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अल्सर तो बिल्कुल अलग चीज है। अल्सर क्या होता है आप समझ रहे हो? हमारी हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, स्टोमक, इंटेस्टाइन, वॉल का इरोजन हो। वॉल का क्या होना, उसको बोलते हैं। यार बात समझ ना, ताकि भगवान ने ऐसा बनाया है कि अल्सर हुए ही नहीं। ये स्टोमक के अंदर म्यूकस दिया है, बात समझ, ताकि आपके एचसीएल की वजह एयर है तो अल्सर हो। बट अगर हम हमारी लाइफस्टाइल को ही ऐसा कर देंगे तो क्या होगा कि है। और बहुत सही बार अल्सर इसलिए भी हो जाते हैं कि लोग पेन किलर भूखे पेट खाते, समझ ना क्या करती है वो। एस्पिरिन बोलो आपने, एडवर्स इफेक्ट। पेन किलर कोई भी टाइम भूखे पेट चाहिए आपको खाने की फिर भी आपको बोलते हैं कि दो पेन किलर के अल्सर को समझ के। तो यहाँ पर देखो, लिम्फोइड ऑर्गन, सबसे पहले इसके बारे में सारी बातें बता रहा हूँ।
फिर मैं आपको, मैंने कहा लिम्फोइड ऑर्गन मतलब कौन होता है बोलो, ठीक है, लिम्फोइड ऑर्गन कौन है, स्प्लीन। तो पहले क्या बता रहा हूँ, स्प्लीन, ठीक है, स्प्लीन रेटिकुलो रेटिकुलो एंडोथीलियल टिश्यू, ठीक है, रेटिकुलो एंडोथीलियल टिश्यू, ठीक है, का बना एक बात, ठीक है, रेटिकुलो एंडोथीलियल का स्प्लीन, ठीक है, कवरिंग, ठीक है, को स्प्लीनिक कैप्सूल, एक बोलो, मैंने कहा कैप्सूल कहते हैं, जैसे रीनल कैप्सूल होता है किडनी पर, और बोलो संजय संजय बोलो क्लियर, विल्सन कैप्सूल होता है लीवर पर, बोलो ऐसे ही स्प्लीन होता है, स्प्लीन है, बोलो विल्सन कैप्सूल होता है, रीनल कैप्सूल होता है। तीसरी बात क्या बता रहा हूँ, स्प्लीन है कॉर्ड ऑफ बिलीरुत, क्लियर, कॉर्ड ऑफ बिलीरुत, ठीक है, कॉर्ड ऑफ बिलीरुत स्ट्रक्चर बोलो होती है जहां ओल्ड आरबीसी, जहां ओल्ड आरबीसी एस्ट्रॉय को बोलो नष्ट, मैंने कहा बोलो क्या किया जाता है, ठीक है, ये तो इसके स्प्लीन को तो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, मतलब आरबीसी का कब्रिस्तान है, तो आरबीसी का कब्रिस्तान, ठीक है, तो बी कहते हैं। तो हमारे लिए नई चीज क्या हुई, आरबीसी का कब्रिस्तान तो कहते हैं, बट इसमें ऐसी कौन सिस्टम है जहां पर ये आरबीसी है, गॉड ऑफ, के बाद क्या बता रहा हूँ बोलो, मैंने कहा अभी स्ट्रक्चर भी बना के बताऊंगा, पहले मैंने कहा सारी काम की बातें लिखा, तीन बोलो ट्रेबेकुली, ठीक है, स्ट्रक्चर, ठीक है, ट्रेबेकुली, ठीक है, संरचना, के संरचना होती है जहाँ जहाँ तो आर बी को स्टोर किया जाता है, किया जाता है, ठीक है, इसलिए ये स्प्लीन स्प्लीन को ब्लड बैंक, ठीक है, ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी, तो क्या कहते हैं, आरबीसी का ब्लड बैंक भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बता रहा हूँ, स्प्लीन के में व्हाइट पल्प, ठीक है, एंड रेड पल्प, ठीक है, रेड पल्प, ठीक है, उपस्थित होता है, ठीक है, व्हाइट पल्प जो होता है वो क्या होता है, कम, रेड पल्प क्या होता है, ज्यादा, बात समझ रहे हो ना, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर तो स्ट्रक्चर ऑफ स्प्लीन की बताऊं, दस सिंपल काम की चीज है, है, स्टार से है, गॉड ऑफ बुलियत है, ठीक है,
ओके, अब देखो ये जो मैंने बनाई है वो क्या होगी बोलो, ट्रेबे, ठीक है, ट्रेबेकुली मतलब समझ गए, यहाँ पर स्टोरेज ऑफ आरबीसी, क्लियर, तो स्टोरेज, मैंने कहा स्टोरेज ऑफ आरबीसी, ठीक है, वो कौन है बोलो, ट्रेबे, ओके, फिर ये जो मैं बना रहा हूँ वो क्या है बोलो, कॉर्ड ऑफ लिली, जहां पर क्या होगा बोलो, आरबीसी क्या किया जाएगा, नस किया, ठीक है, क्या होता है बोलो यहाँ पर, मैंने कहा आपको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ठीक है, तो ये स्प्लीन की स्ट्रक्चर है बोलो, कौन है स्प्लीन के अंदर बोलो, आरबीसी को नष्ट करने वाली स्ट्रक्चर भी है, स्टोर करने वाली है, इसलिए स्प्लीन को हम आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं और आरबीसी का ब्लड बैंक भी कहते हैं। ये कौन सा पल्प है बोलो, रेड पल्प, ज्यादा है कि कम है, ज्यादा है, ये कौन सा है, व्हाइट पल्प, क्लियर, बोलो व्हाइट पल्प, तो अगर आपसे पूछा जाए कोडो बिलीरुत किसका बना होता है तो रेड पल्प का, समझे, व्हाइट पल्प तो कम हो, और ये पूरा चारों तरफ कवरिंग क्या होगा, क्लिनिक कैप्सूल, क्या क्या बोल दूं, तो क्लिनिक, मैं कहा बोलो क्या कह दूं, कैप्सूल, ओके, समझ में आई मेरी बात, ओके, ये कोडो बिलीरुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कोडो बिलीरुत पूछा जाता है, आरबीसी, सॉरी स्प्लीन, कौन सी स्ट्रक्चर होती है यहाँ पर, आरबीसी, ओल्ड आरबीसी को डिस्ट्रॉय किया जाता है, ठीक है, क्या होगा, कोड ऑफ, है,
क्या? ओके। क्या क्लियर हुआ बोलो आपका? ओके। ओके। आज समझ में बोलो। ओके। अब कुछ स्पेशल नोट बता रहा हूँ, अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है।
तो मैंने कहा स्पेशल नोट नंबर 1, बहुत सी बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, बोलो जॉइंट डायस्टोल क्या होता है, ध्यान समझना क्या लिखा मैंने, जॉइंट डायस्टोल, ठीक है, या जॉइंट डायस्टोल या जॉइंट डायस्टोल। तो मेरे कहने का मतलब है हमने कार्डियक साइकिल पढ़ी, कार्डियक साइकिल के अंदर हमने देखा कि बोलो ऑरिकुलर सिस्टोल होता है 0.1 सेकेंड, ऑरिकुलर डायस्टोल होता है 0.7 सेकेंड, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है 0.3 सेकेंड का, वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है 0.5 सेकेंड का। इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टोल का टाइम से डायस्टोल का टाइम ज़्यादा होता है और ऑरिकुलर साइकिल और वेंट्रिकुलर साइकिल साथ में चलती है। इसका मतलब कुछ समय ऐसा होता है जब ऑरिकल और वेंट्रिकल दोनों ही डायस्टोल कर रहे होते हैं, दोनों बात हम उसको बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल। तो मैंने कहा जब, ठीक है, ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स दोनों ही दोनों ही बोलो डायस्टोल, ठीक है, करते हैं, उसे बोलो जॉइंट डायस्टोल, ठीक है, जॉइंट डायस्टोल बोलो कहते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए टाइम पीरियड, क्लियर, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है टाइम पीरियड ऑफ, बोलो मैंने कहा बोलो यहाँ पर बोलो जॉइंट, ठीक है, डायस्टोल, और वो होता है 0.4 सेकेंड, कितना होता है, और 0.4 सेकेंड। कैसे आया 0.4 सेकेंड, इधर ध्यान देना। सपोज दैट ये कार्डियक साइकिल है, ठीक है, कार्डियक साइकिल के अंदर 0.1 सेकेंड के लिए होता है, आप कहोगे ऑरिकल, ऑरिकल सिस्टोल, ठीक है, बोलो 0.3 सेकेंड के लिए होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, क्या होता है, वेंट्रिकल सिस्टोल। और एक कार्डियक साइकिल का टाइम पीरियड कितना होता है, बोलो 0.8 सेकेंड। तो ये जो 0.4 सेकेंड है वो क्या होगा, बोलो जॉइंट डायस्टोल। आई होप मेरी बात समझ में आई होगी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बोलो आपको मीनिंग और टाइम पीरियड इसका पूछा जाता है। बार वापस बताऊँ समझ में आ गया, बोलो, ठीक है। नाम क्या लिखा हुआ है, जॉइंट डायस्टोल, जॉइंट का मतलब एक साथ, बोलो बात समझ, ये तो जानते ही हो, बोलो चलो हम कुछ जॉइंट काम कर, जॉइंट का मतलब क्या होता है, एक साथ, बोलो बात समझ में, ओके। मैंने कहा जब ऑरिकल मतलब आलीन, ओके, जब वेंट्रिकल मतलब नीले, दोनों ही डायस्टोल करते हैं उसको क्या कहते हैं, जॉइंट डायस्टोल कहते हैं, ठीक है। अब मैंने कहा टाइम पीरियड ऑफ जॉइंट डायस्टोल कितना होता है, 0.4 सेकेंड। कैसे आया 0.4 सेकेंड, तो मैंने कहा ये एक मैंने साइकिल बता, तो 0.1 सेकेंड किसका होता है, ऑरिकल सिस्टोल का, 0.3 सेकेंड किसका होता है, वेंट्रिकल सिस्टोल का, और एक कार्डियक साइकिल का टोटल टाइम पीरियड कितना होता है, 0.8। तो इसका मतलब होगा 0.4 सेकेंड ऐसा टाइम पीरियड होगा जब दोनों के दोनों क्या कर रहे होंगे, डायस्टोल कर रहे होंगे, तो हमने क्या बोला, जॉइंट डायस्टोल। बात समझ में आए, बोलो नोट करो। ओके,
दूसरा स्पेशल नोट बताऊं बोलो? बस पहले जॉइंट डायस्ट्रोल का मतलब समझ गए बोलो आपको, ठीक है। ऐसे ही दूसरी चीज बता रहा हूँ बोलो। मैंने कहा बॉडी एंड, ठीक है, क्या लिखा बोलो? बॉडी टेंडनी, ठीक है। अब कोडी टेंडनी क्या होती है देखो, यह मस्कुलर बोलो फोल्ड होते हैं जो दोनों वेंट्रिकल, जो दोनों वेंट्रिकल्स, ठीक है, में ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड, बोलो बाइकस्पिड, बोलो वॉल के पास स्थित होते हैं। तो बहुत सी बार एग्जाम में पूछते हैं कि हमारे हार्ट के अंदर दोनों वेंट्रिकल में ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड के पास मस्कुलर फोल्ड उपस्थित होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो कॉडी टेंडन। हाँ समझ में आया बोलो? ओके। उसके बाद बोलो एस ए नोड के बारे में तो हमने जाना ही था। एस ए नोड फुल फॉर्म क्या होता है? साइनो ऑरिकुलर नोड। क्या बता रहा हूं? यह है न्यूरो मस्कुलर टिश्यू, न्यूरो मस्कुलर टिश्यू, ठीक है, बोलो होता है। क्या होता है? न्यूरो मस्कुलर टिश्यू होता है जो एसवीसी के, एसवीसी सुपीरियर वेना केवा के ओपनिंग के नियर स्थित होता है। सबसे ज्यादा एग्जामों के अंदर ऐसे नोड की पोजीशन पूछी, ऐसे नोड की पोजीशन क्या होती है? नियर टू एसवीसी, नियर टू ओपनिंग ऑफ एसवीसी, नियर टू ओपनिंग ऑफ एसवीसी। एसवीसी इज ए सुपीरियर वेना केवा। हाँ समझ में आए बोलो? बाकी इसको पेस मेकर कहते हैं, ये हार्ट इंपल्स उत्पन्न करता है, वो सारी बातें हम जानते हैं, ठीक है, नोट करना। ये क्या होता है? न्यूरोमस्कुलर टिश्यू, ठीक है। आठ पी से पैक मेकर मतलब क्या हुआ? ऐसे नोड को पेस मेकर कहते हैं, तो ठीक है, उसी की जगह रिप्लेस होगा। एक बात ध्यान रखना, नेचुरल नेचुरल होता है। मेरी बात समझ में आए बोलो? ये जितने भी चीजें होती है, चाहे सेंट लगाना हो, बाईपास हो, बोलो इनकी एक लाइफ होती है। बात समझो ना, मतलब कि जो भी ये एक बार नेचुरल चीज के साथ जब छेड़छाड़ हो जाती है तो उसकी लाइफ ज्यादा, बात समझो ना। अगर कोई इंसान बोलो बिल्कुल मरने वाला है और उसका बाईपास करके थोड़े साल और जिला बोलो जिंदा रख सकते, टेंट लगा कर, बोलो बात समझो ना। बाकी बोलो जो ज़्यादा वो फिर वैसा नहीं कर पाता जैसा कि नॉर्मली रहता है। बात समझो ना, ओके, ध्यान रखना पड़ता है। क्या बोल रहा हूँ? बात समझो ना, ठीक है। आई थिंक टॉपिक समझ में आया बोलो आपको? हमने सर्कुलेशन में बहुत सारी चीज़ों को जाना, क्लियर? ओके। ब्लड में भी सारा देखा। ब्लड फैक्टर, बोलो ब्लड ग्रुप और आरएच स्पेक्ट्रम हमने यहाँ क्यों डिस्कस नहीं करते? क्योंकि वो जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। और समझे ही समझे बोलो? क्लियर? बाकी सारी चीजें मैंने ब्लड के बारे में, ठीक है।